नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 46 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्स वेबर के अनुसार एक ही ... यानी इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो वर्ग के सदस्य के जीवन अवसर समान होते हैं, ये सही है। या फिर वर्ग के सदस्यों के जीवन जीने का तरीका यानी जीवन शैली समान होती है। या फिर वर्ग के सदस्यों की परिस्थिति समूह एक ही परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं। या फिर परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें जीवन अवसर समान होते हैं। ठीक है, और जो परिस्थिति होती है उसमें जीवन शैली समान होती है। तो मैंने मैक्स वेबर के चैप्टर में आपको बहुत ही सरल भाषा में अलग अलग उदाहरण देकर बताया हुआ है कि जीवन अवसर और जीवन शैली में अंतर क्या है, और जो वर्ग है उसमें और परिस्थिति समूह इसमें क्या क्या अंतर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उदाहरण देकर मैंने बताया है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुर्खीम ने अपने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया उन्होंने? पावन और पतित का प्रयोग किया, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, या फिर अलौकिक और धर्मनिरपेक्ष, या फिर पवित्र और लौकिक। तो देखिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर वो पावन और पतित लगा देते हैं। ठीक है, और ये होगा क्या? पवित्र और लौकिक। तो मैंने दुर्खीम के चैप्टर में आपको बताया हुआ था कि दुर्खीम ने बोला था कि समाज ने जिन चीज़ों के बारे में हमको बताया कि ये पवित्र है, हमने उसको धर्म से जोड़ लिया। ठीक है, और जिसको बताया कि ये पवित्र नहीं है, सेम चीज़ रहेगी, समाज ने एक स्थान पर उसको पवित्र एक स्थान पर अपवित्र बताया है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था आपको कि एक फूल होता है, पुष्प जो होता है वो यदि मंदिर में चढ़ जाए तो वो पवित्र होता है। ठीक है, उसको ला के घर में लोग रखते हैं, मानते हैं कि ऐसा रखने से इसको घर में बुरी शक्तियाँ नहीं आती। ठीक है, और वही फूल यदि लाश पे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसको छूने के बाद अपने आप को स्नान करते हैं, यानी हम इतने अपवित्र हो जाते हैं कि हम स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अपवित्र है। तो समाज ने पुष्प वही है, देखिए एक ही पेड़ से एक ही पौधे से तोड़ा गया है दोनों पुष्प, लेकिन उसमें समाज ने एक स्थान पर उसको अपवित्र बता दिया, एक स्थान पर पवित्र बता दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पवित्र और लौकिक ये क्या है? धर्म से जोड़ा गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण में उन्होंने पवित्र और लौकिक का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा पावन और पतित नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें पवित्र और लौकिक सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्न में से किस एक का प्रयोग किया दुर्खीम ने। ठीक है, यहाँ पे दुर्खीम शब्द छूट गया है। दुर्खीम ने किसका प्रयोग किया? संरचनात्मक सिद्धांत दिया, जैव सादृश्यता, मनोवैज्ञानिक तथ्य या विकासीय सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने जैव सादृश्यता की बात की थी, क्योंकि इन्होंने सावयवी सिद्धांत का समर्थन किया था और उन्होंने शरीर की जो तुलना है वो समाज से की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैव सादृश्यता होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा। तो किसने जोड़ा था? कार्ल मार्क्स ने जोड़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, या फिर इमाइल दुर्खीम ने। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को किससे जोड़ा था? धर्म से जोड़ा था, पूंजीवाद के विकास से जोड़ा था कि जिन जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म ज़्यादा है वहाँ पे पूंजीवाद का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में मैं प्रोटेस्टेंट धर्म के चैप्टर में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा थियोरी डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो कौन निर्धारित करता है सामाजिक मानदंड? ये समाज निर्धारित करता है। ठीक है, क्योंकि समाज ने ही हमको बताया है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। ठीक है, अलग अलग समाज में अलग अलग मानदंड होते हैं। कहीं पर जो होता है प्रोस्टिट्यूट को मान्यता प्राप्त है, तो कहीं पर इसके नाम से ही लोग नफरत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सामाजिक मानदंड समाज निर्धारित करता है, अलग अलग समाज में अलग अलग मानदंड हैं। फिर देखिए सामाजिक प्रतिमानों के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप, यानी समाज में जिन जिन पदों को मान्यता प्राप्त है, हम उन पदों को एक के बाद एक यदि ग्रहण करते जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? परिस्थिति क्रम। ठीक है, परिस्थिति समूह होगा नहीं, परिस्थिति समूह का मतलब होता है एक ही परिस्थिति के लोग। ठीक है, जैसे BA1 के लोग हो गए, स्त्री समूह हो गया, ठीक है, क्लर्क समूह हो गया, तो ये सब परिस्थिति समूह है। परिस्थिति संघर्ष का मतलब होता है कि दो परिस्थितियां जब होती हैं तो अपने उसमें व्यक्ति जो है संशय में होता है कि किस परिस्थिति को ज़्यादा वरीयता दी जाए। ठीक है, जैसे मान लो एक अध्यापक है, उसका बच्चा जो है सेम क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें वो पढ़ा रहा है, और उसमें और भी बच्चे हैं, तो अध्यापक का कर्तव्य है कि यदि क्लास में आग लग जाती है तो वो सभी बच्चों को समान रूप से बचाएगा।
लेकिन यदि वो अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा फुर्ती से अपने बच्चे को पहले बचा रहा है, दूसरे बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे परिस्थिति संघर्ष होगा कि अपने बच्चे को पहले बचाए या फिर दूसरे बच्चों को। इसी तरह से एक शिक्षिका है जो एक माँ भी है, छोटा सा बच्चा है उसके पास, तो वो अपने बच्चे को कैसे देखेगी, फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, तो इसलिए भी परिस्थिति संघर्ष में आता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण यदि देखें तो एक जज है और उसका बेटा यदि स्वयं अपराधी हो तो पिता और जज दोनों की परिस्थिति में द्वंद्व होगा। सामाजिक परिस्थिति देखिए, सामाजिक परिस्थिति जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त परिस्थिति होती है, और परिस्थिति क्रम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति एक के बाद अपने जीवन में एक के बाद एक परिस्थिति को धारण करता रहता है। जैसे एक बच्चा है, पहले वो स्टूडेंट हुआ, ठीक है, फिर वो क्लर्क हुआ, ठीक है, क्लर्क होने के बाद उसने और भी ज़्यादा अच्छी नौकरी की, उस तरह से उसने क्या किया, बड़े बड़े पदों पर जाते हुए एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, PM CM जो भी हो बन गया। तो इस तरह से ये सब क्या हो गया, परिस्थिति क्रम में आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्री भाषा में मूल्य को संदर्भित करता है, यानी मूल्य समाजशास्त्री भाषा में कहें तो क्या है, तो क्या है, आदर्श, ठीक है। आचरण का मानदंड नहीं होगा, आचरण का मानदंड जो होता है वो साधारण चीज़ें होती है, लेकिन मूल्य को बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला होता है। सामाजिक निष्पादन भी नहीं होगा, व्यक्तिगत गुण तो व्यक्तिगत है, वो समाज से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आदर्श मतलब वो क्या होता है, जैसे समाज के जो मूल्य होते हैं, एक तो होता है साधारण नियम कि हमको रोज़ खाना है, उठना है, बैठना है, यदि हमसे बड़े कोई आता है तो उनको प्रणाम करना है, इस तरह से। लेकिन जो मूल्य होते हैं वो समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी उनको हम बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिकांश संस्थाएं लोकरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं से होती हुई लोकाचारों में विकसित होती है। तो ये परिभाषा है, किसने दिया है, ये है समनर, ठीक है। तो समनर की परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने संस्थाओं के विकास की बात की है। मैंने इनके चैप्टर में आपको बताया हुआ है, संस्थाओं का चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने संस्था के विकास की बात की है, और संस्था ही नहीं, इन्होंने लोकरीतियाँ कैसे बनती हैं, कैसे लोकाचार बनता है, कैसे संस्थाएं बनती हैं, कैसे प्रथाएं बनती हैं, सब कुछ को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो आप एक बार वो चैप्टर देख लीजिएगा। और इसमें देखिए समनर ने ये जो परिभाषा दी है ये एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि इनका सबसे इम्पोर्टेंट है यही, इन्होंने ही इसकी अवधारणा दी हुई है, तो इनका पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को क्या कहा जाता है, यानी वे रूढ़ियाँ जो नकारात्मक हैं, ठीक है, यानी समाज में जिन चीज़ों को करने से मना किया जाता है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, उनको क्या कहा जाता है, उनको टैबू कहा जाता है, ठीक है। टैबू मतलब क्या है, नकारात्मक नियम जो निषेध होते हैं वो टैबू हो गए। फिर देखिए मिलान करने वाला प्रश्न है, इसमें आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है, यानी पहले का 2 हो जाएगा। मिलेन का मतलब क्या हो गया, कामगार हो गया, ठीक है, और आया का मतलब कमीन, ठीक। और तीसरा है कि अन्ना का मतलब क्या हो गया, अर्धा, मालिक का कामिया। तो ये जब पूछा जाए तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना है, आपको ये क्रम पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।